जा रहे हैं। जो हमारी बातचीत आज होगी वो होगी क्लास 10 साइंस में। क्लास 10 साइंस में हम लोग चर्चा करेंगे आज रासायनिक अभिक्रियाओं वाले हमारा जो चैप्टर है उसके ऊपर रासायनिक अभिक्रियाएं। और बहुत मजेदार बात यह होगी कि इसमें हम 4+1 = 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पर बात करेंगे और बहुत आसानी से हम इनको समझ भी लेंगे कि किस तरीके से हम ये जो हमारे अंक हैं वो बहुत आसानी से ला सकते हैं। जैसे हमारी जो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है संयोजन अभिक्रिया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कौन सी अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। देखिए आप, संयोजन जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा संयोजन अभिक्रिया। तो नाम से क्या पता चल रहा है आपको नाम से पता चल रहा है कि यहां कहीं ना कहीं जो है वो संयोजन हो रहा होगा, मतलब वो मिल रहे होंगे आपस में। तो जब ऐसा होता है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, है ना, मिल जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। तो हम क्या कह रहे हैं? ऐसी अभिक्रिया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मैं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको भी करवाने वाला हूं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या क्रियाकारक मिलकर, अगर आपसे अभिकारक शब्द याद न रहे तो क्रियाकारक मिलकर, जो इस तरफ होते हैं वो क्रियाकारक होते हैं, इस तरफ होते हैं वो क्रियाफल होते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्रियाकारक मिलकर क्रियाफल बनाते हैं। ओके, तो ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब आपका एक उत्पाद बनेगा। तो ये आपकी हो गई संयोजन अभिक्रिया। देखिए बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी है मैंने, तो आप चाहें तो ऐसा लिख दीजिएगा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इधर अभिकारक होते हैं या क्रियाकारक होते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो देखिए हमेशा आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर इधर क्रियाकारक इधर उत्पाद, ठीक है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक जो भी आप लिखना चाहें वो मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं या एक उत्पाद बनाते हैं। ओके, अब इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल या उदाहरण आप दे सकते हैं जो आप परीक्षा में लिख सकते हैं, वो है ये वाला उदाहरण। देखिए आप कि आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड में Ca जो है आपका कैल्शियम है तो C बड़ा A छोटा, और ऑक्साइड के लिए आप O लगा रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए आप, इसको आप बोलते हैं बिना बुझा चूना। तो यहां मैं थोड़ा सा एक सुझाव दूंगा आपको कि आप इसको दोनों नामों से याद रखिएगा, बिना बुझा चूना भी लिखिए, याद रखिएगा, और इसके लिए एक नाम और याद रख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। वो इसलिए कह रहा हूं, आप दोनों में से अभी तो एग्जाम में अगर आपसे संयोजन अभिक्रिया पूछो तो आप एक नाम लिख सकते हैं दोनों में से कोई सा भी, लेकिन मेरा यह सुझाव है कि आप दोनों, अभी मैं क्यों, ये इसका भी कारण बताऊंगा। CaO + H2O, मतलब आपने क्या करा, मार्केट से चूना लाए, चूना लाकर आपने उसको पानी में डाल दिया, तो ये हो गया आपका CaO + H2O। ये देखिए बिना बुझा चूना बाजार में जो मिलता है वो लेकर आए पुताई करने के लिए, और आपने उसको कहाँ मिलाया? पानी में मिलाया, है ना भाई। ढेर सा एक बर्तन में आपने क्या किया, एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वो पानी डालने के बाद वो चूना उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, इस तरीके से वो बुझा हुआ चूना बन जाता है आपका। ये इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां से आपको मिल जाती है बहुत सारी ऊष्मा। क्या मिल जाती है आपको? बहुत सारी ऊष्मा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बिना बुझे चूने को, जिसको हम बाजार से लेकर आए, उसमें हमने मिलाया पानी, और पानी मिलाने के बाद चूना बुझ गया, है ना। अच्छी, उस समय बहुत सारी, मतलब वो बर्तन, जिस बर्तन में आप इसको डालते हैं वो गर्म हो जाता है, मतलब बहुत सारी ऊष्मा भी उसमें निकलती है, और ये आपका बुझा हुआ चूना रेडी हो जाता है। तो ये अभिक्रिया जो है, जिसमें देखिए आप, इसमें क्या हुआ, दो या दो से अधिक अभिकारक, तो दो अभिकारक है यहाँ पे, देखिए आप, ये दो अभिकारक ने मिलकर एक उत्पाद बनाया, ये ऊष्मा निकली है, ठीक है। तो ऊष्मा जो है यहाँ पे क्या हुई है, ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो ये अभिक्रिया क्या है? अब यहां से देखिए आपको एग्जाम में एक और प्रश्न का उत्तर आपका बनकर आने वाला है। वो उत्तर क्या है कि ये संयोजन अभिक्रिया तो हो ही गई, साथ साथ अगर वो पूछ ले
कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए देखिए आप यही उत्तर इसमें भी काम आ गया आपका। देखिए आप 2 in 1 हो गया है। अभी एक्चुअली ये 2 in 1 नहीं है, मैं कहूंगा ये 3 in 1 है। अब 3 in 1 कैसे देखिए आप, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इसमें एक लाइन की आप परिभाषा लिख देना। अब समय नहीं है बेटा, बहुत सरल लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा निकलती है। आपकी पुस्तक ने उत्पन्न होती है शब्द लिखा है, मेरे हिसाब से यह शब्द होना चाहिए था निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो यह हो गई आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये यहां देखिए, और उदाहरण यही लिख दीजिएगा। तो आपका ये क्या हो गया, देखिए आप, ये आपका उदाहरण यही ये काम आ गया, इसमें यही उदाहरण यहां काम आ गया। तो आपके लिए क्या हुआ कि आपको केवल एक ही लाइन तो इसमें नहीं याद करना पड़ी। एग्जाम्पल तो आपका ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण यहां भी काम आ गया आपका संयोजन में भी, और ये उदाहरण आपका काम आ गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वो हो गई आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या यूं कहें कि जिसमें ऊष्मा निकलती है या प्राप्त होती है या मिलती है। तो देखिए ऊष्मा प्राप्त हो रही है, मिल रही है, निकल रही है, तो हमने कहा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये अब यहां पर देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अगर आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए उधर जो होते हैं वो क्रियाकारक होते हैं, इधर जो होते हैं क्रियाफल होते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक क्रियाफल बनाते हैं, तो हम कहते हैं ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। और उदाहरण में आपने बिना बुझा चूना, या जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की क्रिया, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना और ऊष्मा, ये आप याद कर लीजिए CaO। अब O यहां भी है तो O 2 हो गया है, H भी 2 है, तो Ca और O और H को ब्रैकेट में लिख के पीछे 2 लिख दीजिएगा। तो ये हो गया CaOH ट्वाइस बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी आपका उदाहरण हो गया। अब मैं यहां से एक आपके लिए बढ़िया शानदार प्रश्न बनाता हूं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो वो 3 in 1 जिसको मैं कह रहा हूं, 3 in 1 होने वाला। देखिए क्या होने वाला है 3 in 1 कि किसी पदार्थ, ये एक प्रश्न बना रहा हूं मैं, देखिएगा यहां पर एक प्रश्न बन रहा है, ये प्रश्न बनाया मैंने। देखिए किसी पदार्थ X के विलयन का सफेदी में उपयोग होता है, मतलब पुताई में उपयोग होता है। एक तो क्या करना है, उसका नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन हो रहा है 3 in 1, उसका नाम बताइए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हो गया इसकी जल के साथ क्रिया लिखिए। किसके साथ, जल के साथ। उत्तर आपका रेडी है, उत्तर आप पहले ही कर चुके हैं। जो आपका उदाहरण है वही आपका उत्तर है। किसी पदार्थ X के विलयन का सफेदी में उपयोग होता है। कौन पदार्थ है वो, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका वो पदार्थ है जो आप मार्केट से लेकर आते हैं और पुताई के लिए या सफेदी के लिए उसका उपयोग होता है। तो इसका जो उत्तर होगा, उस उत्तर में पहला हिस्सा तो ये हो जाएगा, ये आप लिखेंगे इसको कैल्शियम ऑक्साइड। आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पे इसका नाम लिखेंगे बिना बुझा चूना, या आप इसको लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड। इसीलिए मैंने कहा दोनों नाम याद रख लीजिएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका ये हो गया। आप बिना बुझा चूना भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा इसकी जल के साथ क्रिया, तो ये हो रही इसकी जल के साथ क्रिया। तो ये जल के साथ क्रिया का ये समीकरण आपका यहां लिख दीजिएगा। ये समीकरण लिख दीजिए, यही वाला समीकरण जो आपने यहां लिखा है यहां काम आ जाएगा। तो देखिए बहुत कितनी मजेदार बात हुई कि आपने 3 प्रश्नों के उत्तर एक ही उत्तर से समझ लिए। संयोजन अभिक्रिया समझिएगा इसको, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या कहें क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया ना। जब 2 या 2 से ज्यादा मिल गए और एक बनाया तो संयोजन अभिक्रिया। और जो उदाहरण आप लेने जा रहे हैं, आप चाहते तो मैग्नीशियम रिबिन को भी जला सकते हैं, 2 Mg + O2 2 MgO, है ना। लेकिन मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिससे ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपके एक साथ निकलेंगे। तो CaO + H2O बिना बुझा चूना, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और उसकी जल से क्रिया। तो उसकी जल से क्रिया हुई तो ये बुझा हुआ चूना हो गया। CaOH ट्वाइस बोलते हैं बेटा इसको, CaOH ट्वाइस, क्योंकि देखिए यहां पर तो Ca तो यहां से ऐसा कैसा ले लिया आपने, और O और H 2 बार है तो आपने OH को ब्रैकेट में लिख के पीछे 2 लिख दिया, प्लस ऊष्मा। तो ये यहां देखिए, ये जो आप प्लस ऊष्मा लिखते हैं ना, इसका क्या फायदा है, इसका फायदा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया
कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा प्राप्त होती है। और फिर आपके लिए एक प्रश्न और हो गया, अच्छा ऊष्माक्षेपी में यही समीकरण आप लिख दीजिएगा, तो समीकरण यहां काम आ गई। अब एक और प्रश्न आपकी पुस्तक में जो परीक्षा में पूछा जाता है, जब घुमावदार प्रश्न आता है, वो हालांकि बहुत सरल है कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का सफेदी में उपयोग होता है तो उसका नाम बताइए। तो सफेदी में किसका उपयोग होता है? आप मार्केट से सफेदी के लिए क्या लाते हैं? बिना बुझा चूना लाते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब वो कह रहा है उसकी जल के साथ क्रिया लिखो, तो जल के साथ क्रिया का ये समीकरण होगी, तो ये जल के साथ क्रिया होगी। तो ये एक इकलौती जो समीकरण है ये आपको 3 जगह काम आ गई। कहां कहां? संयोजन अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, और ये पदार्थ एक्स के विलयन का सफेदी में उपयोग। तो ये वाली जो है आपकी देखिए, ये उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है इसका ये वही होगा, इसका एग्जाम्पल भी वही होगा जो आपने ये लिखा है। तो इस तरीके से आपके 3 प्रश्नों के उत्तर आपके तैयार हुए हैं। और बल्कि अब मैं यहां से आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक और बात बताने वाला हूं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, समझाइए, या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। तो अब आप क्या याद करने लग जाते हैं या आप रटने लग जाते हैं, आपको ये समझ नहीं आता कि इसको हम कैसे लिखें, तो आप उस समय आप वायवीय और अवायवीय श्वसन को याद कीजिए। तो आप आराम से वायवीय अवायवीय श्वसन का जो उत्तर है वही वहां लिखिएगा। तो वो उत्तर जब आप वहां लिख देंगे तो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वो प्रश्न भी तैयार हो जाएगा कि श्वसन को मतलब श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब होता क्या है आपको मालूम है, वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन होता है कोशिका द्रव्य के अंदर। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है? पाइरुवेट में होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है आप ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वायवीय श्वसन। और अंतिम उत्पाद कौन बनते हैं? अंतिम उत्पाद बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। तो हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर अवायवीय श्वसन हुआ तो क्या होगा? अवायवीय श्वसन में इथेनॉल और आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। तो कुल मिलाकर वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों में हमको क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। तो श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आप एग्जाम में जब भी लिखें तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें कोई नया उत्तर आप याद मत कीजिएगा। आपने जो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर पढ़ा है बस वही आप वहां लिखेंगे। तो याद रहेगी मेरी बात, मतलब आपको कोई नया प्रश्न का उत्तर नहीं रटना है, ठीक है। आपको मात्र इतना लिखना है कि जो श्वसन होता है उसके अंदर ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में विखंडन होता है। जब वायवीय श्वसन होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उस समय हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा मिलती है। जब अवायवीय श्वसन होता है तो हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिलती है। तो कुल मिलाकर हमें श्वसन के अंदर ऊष्मा प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये एक और उत्तर आपके पास में तैयार हो जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो आप कहना श्वसन एक मंद दहन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और उसका वो जो वायवीय और अवायवीय वाला उत्तर है वो वहां आप यूज कीजिएगा। तो चूंकि आपने उसको वहां याद कर रखा है 3 अंक में एक अंतर के रूप में, तो वो आपको वहां भी काम आ जाएगा। और अंतिम उत्पाद दोनों के लिख दीजिएगा, दोनों के अंतिम उत्पाद लिख दीजिएगा। और ये अभिक्रिया क्या होती है? जो अवायवीय होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, और वायवीय जो है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये बात भी लिख दीजिएगा। तो मतलब उसमें जितना आपको आता है सब लिख दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा वो जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन, उसका उत्तर भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके अभी मैं जो बात कर रहा हूं उससे आपके 4 उत्तर बन गए। आप एक बात के साथ साथ हमने अभी 4 बातें आपके साथ समझ लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो आप में से जिसको भी इसको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, उतारना है उतार दीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखें आप याद कीजिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है, और साथ में आप याद रखिएगा कि वो पदार्थ एक्स के विलयन का जो सफेदी में उपयोग हो रहा है उसका भी उत्तर यही है, ठीक है। मतलब ये समीकरण आपको याद है तो आपको ये तीनों उत्तर याद है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो दूसरी रिएक्शन लेने वाला हूं वो है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन के बाद बेटा कौन सा नंबर आएगा? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को हम लेते हैं अब दूसरे नंबर पर हम लिख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। और ये आपको अभी जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ये 4 नंबर में परीक्षा में संभावित प्रश्न है, संयोजन, वियोजन, और इसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो वियोजन अभिक्रिया, बस यही वियोजन अभिक्रिया की जो बात है
यही आपकी आपकी हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी हमारा उदाहरण बन जाएगा। तो हमारी जो वियोजन अभिक्रिया है इसको हम देखेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया, अब वियोजन अभिक्रिया देखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या एकल अभिकर्मक टूटकर स्प्लिट होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन हुआ ना बेटा, दो या अधिक उत्पाद बनाता है। अरे भाई इधर अभिकारक होता है और इधर उत्पाद होता है, तो अब अभिकारक कितना लेना है? एक लेना है, और वो टूटेगा तो एक से ज्यादा क्या होंगे? उत्पाद बनेंगे। तो ये वियोजन हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया। अब तोड़ने के लिए क्या देना पड़ती है? ऊष्मा देना पड़ती है। तो ये आपका जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें आप बढ़िया उदाहरण दीजिएगा, ये CaCO3 चूना पत्थर, और इस चूना पत्थर को आपने दी ऊष्मा, ठीक है, ये ऊष्मा दी आपने, तो ये आपका बन जाएगा CaO, जिसको हम कह रहे थे अभी बिना बुझा चूना, जिसका नाम आपको याद रहेगा, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और ये आपका CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए, ये जो मैंने यहां ऊष्मा लिख दिया, मतलब अब देखिए ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक या एकल अभिकर्मक टूटकर, अभी टूटा तो देखिए CaCO3 टूटा, तो देखिए यहां से एक को कम कर लीजिए, इसको ले लीजिए, तो ये हो गया CaO। अब बचा गया यहां पे, देखिए ये बच गया CO2। देखिए तो ये आपका CaCO3 टूटा और CaO और CO2 बना, लेकिन कब टूटा? जब इसको ऊष्मा दी। ऊष्मा देंगे तो टूटेगा, ऊष्मा देंगे तो टूटेगा। तो ये CaCO3 इसने आपने कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी, और ये CaO प्लस CO2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हुआ। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि आपने ऊष्मा इसको लेना पड़ी है ना, इसको टूटना है तो ऊष्मा लेना पड़ेगी। तो यह अभिक्रिया हो गई आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आप क्या करेंगे? केवल एक लाइन की परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब ऊष्मा अवशोषित हो गई तो यह ऊष्मा अवशोषित हो गई। तो एग्जाम्पल आपका यही आपको लिख देना है जो यहां लिखा हुआ, यह उदाहरण आपका यहां भी काम आ जाएगा। तो जो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है वही आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण लिखेंगे, और जो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है वो ऊष्माक्षेपी में लिखेंगे। तो एग्जाम में क्या होता है, ये प्रश्न बहुत आता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप समझ जाइएगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको लिखना चाहिए परीक्षा में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। उदाहरण में संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ऊष्माक्षेपी में लिखना, और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण ऊष्मा शोषी में लिखेंगे। तो ऊष्माक्षेपी में संयोजन का और ऊष्मा शोषी में वियोजन का उदाहरण लिखेंगे। तो कुल मिलाकर जब आप ये दो प्रश्न करते हैं तो आपके ये बहुत सारे प्रश्न परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर जाता हूं। तो नाम से आपको पता चल गया, मैंने दो बातें आपको बताई, एक मैंने आपको बताया संयोजन अभिक्रिया, एक मैंने आपको बताया वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन में क्या हुआ, देखिए आपको जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इधर कौन होते हैं? अभिकारक, और इधर कौन होते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो अगर अभिकारक दो या दो से ज्यादा है, 2 है 3 है, ठीक है, और उत्पाद जो है अगर बना एक, तो ये हो गया आपका संयोजन। और वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक लेंगे और उत्पाद अगर 2-3 बने तो ये हो गया वियोजन। तो आप यहां बहुत सरल भाषा में भी लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद बनाए तो संयोजन, और एक अभिकारक टूटकर अगर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए तो वियोजन। ये संयोजन जो है ये ऊष्माक्षेपी का इसका उदाहरण ऊष्माक्षेपी में डाल दीजिएगा, जो मैंने बताया था वो वाला उदाहरण।
और वियोजन का ये उदाहरण जो अभी मैंने आपको बताया, ये ऊष्मा शोषी में डाल दीजिएगा तो ये आपका ऊष्मा शोषी में भी काम आ जाएगा। फिर मैंने बताया था कि संयोजन के अंदर वो जो एक सफेदी वाला जो प्रश्न है उसमें भी उसका उदाहरण काम में आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हमारी हो गई संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और उसके साथ साथ हमने सब समझ लिया कि एक विलयन का एक पदार्थ जो एक्स है उसका विलयन सफेदी के रूप में उपयोग होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। और उसकी जो पानी के साथ में अभिक्रिया जब आप करते हैं तो CaO प्लस H2O और CaOH ट्वाइस बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है, और साथ में हमने जल के साथ उसकी क्रिया का समीकरण भी लिख दिया। अब जो नेक्स्ट हमारा जो हम तीसरी अभिक्रिया जो लेने जा रहे हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। अब मैं यहां पर भी आपको 2 in 1 क्वेश्चन बताऊंगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। आप क्या करते हैं, आपने एक प्रयोग के अंदर यह देखा होगा कि जब आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरीके से कॉपर सल्फेट लेते हैं CuSO4 जिसका रंग होता है नीला। तो एक टेस्ट ट्यूब में आप नीले रंग का कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसमें आप ये इस तरीके से एक लोहे की कील डुबोते हैं। लोहे की कील धागे से बांधकर आपने ये धागा और धागे से बांधकर आप एक लोहे की कील उसके अंदर डुबोते हैं। तो आप क्या देखते हैं, वो आपको विस्थापन अभिक्रिया के अंदर समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही आप कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील मतलब Fe को आप इसमें डुबोते हैं, मतलब CuSO4 लेते हैं। देखिए ये मैं आपको परिभाषा इसकी बाद में लिखाता हूं। देखिए आप CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ये आयरन लोहा जिसको बोलते हैं, ये कौन है? कॉपर सल्फेट। अब इसका रंग क्या है? रंग में यहां लिख देता हूं, इसका रंग कैसा है? नीला है। इसमें आपने लोहे की कील डुबाई, तो देखिए अब क्या बनने वाला है, ये इसकी जगह पर आ जाएगा, ये इसको विस्थापित कर देगा। कौन? ये जो आयरन है, ये आयरन की कील है, आयरन ये कील, ये आयरन इसको विस्थापित करेगा, मतलब इस कॉपर की जगह आके बैठ जाएगा। तो ये विस्थापन करना हुआ, उसको इसने क्या करा? हटा दिया, और उसकी जगह तो ये हो गया Fe, यहां ले लीजिए तो FeSO4 हो जाएगा और ये Cu आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका बन गया, देखिए कॉपर सल्फेट था, CuSO4, आयरन जो है उसकी जगह बैठा, तो अब आयरन आगे लिख दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा आयरन सल्फेट। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। और ये कॉपर आपका जैसे यहां आयरन था, अब ये कॉपर हो गया। देखिए क्या किया, ये कॉपर सल्फेट के अंदर ये यहां जो कॉपर है, ये देखिए आप, इस कॉपर को इस आयरन ने यहां से विस्थापित किया और ये इसकी जगह यहां आकर बैठ गया। देखिए ये आयरन सल्फेट बन गया और ये कॉपर आपका यहां अलग है। अब ऐसे में अगर आप देखें तो ये अभिक्रिया जो है इसको विस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि ये जैसे ही कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ क्रिया की, अब क्रिया के बाद क्या होगा, यहां जो कलर नीला था अब ये कलर हो जाएगा बिल्कुल हल्का हरा, जिसको हम ग्रीनिश बोलते हैं। तो जैसे ही ये इसमें डुबोते हैं, अब थोड़ी देर बाद ये होगा, थोड़ी देर बाद मतलब कुछ ही पलों के बाद आप देखेंगे कि इस परख नली का ये वाला जो कलर है ये ग्रीनिश हो जाएगा, मतलब हल्का हरा हो जाएगा। अब हल्का हरा क्यों हो गया, तो ये प्रश्न भी आपको पूछा हुआ है, तो आपके लिए यहां फिर 2 in 1 हो गया। देखिए कैसे हुआ कि पहले तो विस्थापन अभिक्रिया देख लीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक तत्व आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को उसके यौगिक में से हटा दिया है। उसका यौगिक कौन था? कॉपर सल्फेट था, और उसके यौगिक में से उसको हटा दिया। मतलब क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व जो ज्यादा सक्रिय होता है, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से
विस्थापित कर देता है, हटा देता है। अगर आप विस्थापित कर देता है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया परीक्षा में आएगा लिखा हुआ, तो विस्थापित कर देता है, अदरवाइज आप लिख सकते थे हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, ये एक तत्व कौन, आयरन, जो ज्यादा सक्रिय है, वो दूसरे कम सक्रिय तत्व कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। तो उसने क्या करा, CuSO4 प्लस Fe। देखिए CuSO4 लिया था आपने नीले रंग का, और इसमें लोहे की कील को आपने डाला, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि ये कलर कैसा हो गया, ये हो गया आपका ग्रीनिश, ये ब्राउन कलर की हमारी कील है, और ये आपका ग्रीनिश हो गया, हल्का हरा हो गया। तो ये आपने देखा कि ये इस तरीके से ये समीकरण इसकी बनती है कि Fe इसकी जगह आ जाएगा Cu की जगह, और Cu आपका अलग हो गया, तो ये FeSO4 बन गया। अब ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि जब हम, ये प्रश्न में लिख रहा हूं देखिए आपको, और आपको इसका उत्तर एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका जो प्रश्न है वो प्रश्न किस तरीके से बन रहा है कि एक लोहे की कील को, एक लोहे की कील को, मतलब वही Fe की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। 2 in 1 उत्तर, तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? अब आप समझ गए कि विलयन का रंग क्यों बदला। देखिए ये आपने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, तो कॉपर सल्फेट का पहले रंग कैसा था, नीला था, और जब आपने डुबोया और थोड़ी देर बाद रखा तो वहां रंग कैसा आ गया, ग्रीनिश या हल्का हरा आ गया। किसके कारण आया, वो आयरन सल्फेट के बनने के कारण आया है। तो आप चाहें तो ये इक्वेशन यहां लिख देंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा ना लिख पाए तो कम से कम इतना लिख दीजिएगा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये लिख देंगे तो बहुत अच्छा मजेदार हो जाएगा ये, कि विस्थापन अभिक्रिया होती है और आयरन सल्फेट बन जाता है। नहीं याद आए तो कोई बात नहीं, आप इक्वेशन के साथ लिख दे तो और अच्छा है। और भी याद नहीं आए तो आप सीधे सीधे लिखिए कि इस अभिक्रिया में आयरन सल्फेट बन जाता है, और जो रंग है, रंग हल्का हरा, इसको आप ग्रीनिश भी लिख सकते हैं, ग्रीनिश हो जाता है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण एक छोटा प्रश्न इसके साथ साथ रेडी हो गया। और आप इसको 4 नंबर में आए तो आप 4 नंबर की स्ट्रेंथ पर भी लिख सकते हैं कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया, ऐसा लिखिएगा, ये एक विस्थापन अभिक्रिया। समीकरण लिख दीजिएगा CuSO4 प्लस Fe, और ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, मतलब यहां पर आयरन सल्फेट बना है, और वो आयरन सल्फेट का जो रंग है वो हल्का हरा यहां पर हमें प्राप्त हो गया है। तो ये भी एक 2 in 1 क्वेश्चन है कि आपने जो विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। देखिए एक तत्व आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो ये देखिए, इसको, ये Cu को यहां से उठा लीजिए, ये हट गया, और यहां पर ये Fe उसकी जगह बैठ गया, तो ये हो गया FeSO4, और प्लस हमारा हो गया Cu। तो ये आपका एक तत्व आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और ये उसकी जगह जाके देखी तो ये FeSO4 प्लस Cu। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। और इसमें वो कलर क्यों चेंज हुआ, तो कलर कॉपर सल्फेट का नीला होता है, लेकिन जब आपने आयरन नेल उसके अंदर डाली तो कॉपर सल्फेट की जगह वो बन गया आप आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट बनने से उसका कलर जो है वो ग्रीनिश या हल्का हरा हो गया। तो ये आपका एक जो आपका एक 4 अंक का एक प्रश्न उसके साथ साथ इसमें रेडी हो जाता है। चलिए और थोड़ी सी चर्चा कर लें। हर्षवर्धन समय बताएंगे। अब मैं लेने जा रहा हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसके साथ भी मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा कि इसमें भी एक हमारा अच्छा प्रश्न रेडी हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अब नाम से पता चल रहा है, पहले तो भी विस्थापन अभिक्रिया थी, अब द्विविस्थापन हो गया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब 2 बार विस्थापन हो रहा होगा, है ना। तो आप यहां पर सिंपली लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, नहीं चल रहा आपका, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन,
आयनों का आदान प्रदान होता है। ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया खत्म। एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब वो अदला बदली होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 बार विस्थापन होता है। तो हम कहते हैं ये, अब देखिए इसमें एग्जांपल मैं वही लूंगा, कॉपर सल्फेट वाला, जो अभी आपने कॉपर सल्फेट लिया था ना, वही आप यहां ले लीजिएगा। मतलब विस्थापन अभिक्रिया में जो कॉपर सल्फेट ले रहे हैं आप, वही आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी कॉपर सल्फेट का यूज कर लीजिएगा। तो याद करने के लिए आसान रहेगा कि विस्थापन में भी कॉपर सल्फेट है, और विस्थापन में वो केवल लोहे के साथ लेना है, क्योंकि एक देखिए उसमें आपको क्या करना है, एक बार ही विस्थापन करना है, इसलिए Fe लेना है, दूसरी बार उसके साथ साथ। लेकिन चूंकि यहां पर 2 बार विस्थापन करना है, तो आप यहां पर लेंगे बेरियम क्लोराइड। क्या लेंगे? बेरियम क्लोराइड। अब मैं आपको बता देता हूं वैसे कि जैसे कॉपर सल्फेट लेते तो ये नीला होता है, और जो बेरियम क्लोराइड लेते तो वो सफेद चूर्ण जैसा होता है। आपको इन दोनों की जैसे ये भी, अब आयनों का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ आयंस में क्या हुआ देखिए आप, ये वाला उठकर इसकी जगह बैठेगा और ये वाला उठकर इसकी जगह बैठेगा, मतलब इन दोनों की अब अदला बदली होने वाली है, ये यहां और ये उठकर यहां आएगा। तो देखिए अब क्या बन जाने वाला है, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ये देखिए BaSO4 हो गया, ये देखिए यहां आ गया है बेरियम, और ये CuCl2 आपका ये कॉपर क्लोराइड हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये कौन था? कॉपर सल्फेट। ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब मजेदार बात क्या हुई कि यहां को अब क्या बना आपका बेरियम सल्फेड, और यही बहुत सबसे ज्यादा काम का है आपका, और ये आपके सफेद अवक्षेप इसके मिले हैं आपको। ये ठोस रूप में आपको प्राप्त होगा, अविलेय लवण होते हैं, तो ये ठोस रूप में आपको अविलेय लवण मिलता है। तो ये आपका जो है सफेद अवक्षेप है बेरियम सल्फेट का। मतलब यहां क्या हुआ कि ये बेरियम यहां आया और ये कॉपर यहां आया, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों का एक्सचेंज हुआ, और बेरियम सल्फेट और ये कॉपर क्लोराइड। अब आप यहां देखिए कि ये अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसी में एक बहुत मजेदार प्रश्न आपका तैयार हो गया कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये 2 in 1 आंसर हो गया, क्योंकि अवक्षेप यहां बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है या अवक्षेप बनता है, जिसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब, अवक्षेप का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी कहा अवक्षेप का मतलब है अविलेय लवण, जो ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है, तो अविलेय लवण अवक्षेप बनता है। आप अविलेय लवण लिख पाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, और उदाहरण आप यही ले लीजिएगा, और अवक्षेप के बारे में आप बता दीजिएगा कि किसका अवक्षेप बना। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना। तो देखिए फिर ये 2 in 1 क्वेश्चन हो गया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी हो गया और अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उत्तर हो गया। तो ये 2 तरह से आपने जो है, और ये जो अवक्षेप है, ये जब आप इस रिएक्शन को करवाते हैं ना, आप कॉपर सल्फेट ले लीजिएगा, और कॉपर सल्फेट एक परख नली में लीजिएगा। कॉपर सल्फेट का कलर आपको कैसा हो गया? नीला। और ये जो बेरियम क्लोराइड है इसका विलयन ले लीजिएगा। ठीक है, मतलब आप इनको इतना पानी में मिला लीजिएगा कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, अच्छे से इनको हिला लीजिएगा। और एक आप जब इन दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे तो आप एक बात पाएंगे कि नीचे की तरफ व्हाइट गाढ़ा 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 जो है वो आपको अवक्षेप प्राप्त होगा, मतलब वो अविलेय लवण नीचे नीचे गाढ़ा सा ठोस रूप में प्राप्त होगा, है ना। ये सफेद अवक्षेप किस तरह का होता है? ये ठोस रूप में प्राप्त होता है, और ये आपको बेरियम सल्फेट के रूप में आपको मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें इस तरह से अवक्षेप का निर्माण होता है, तो ये बेरियम सल्फेट आपका ये अवक्षेप हो गया, सफेद अवक्षेप, और ये आपका अवक्षेप मिला इसलिए इसको आपने कहा अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आप याद रखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो ये आपका एक और 2 in 1 आंसर मेरी ओर से आपको तैयार हुआ। मैं थोड़ा देख लेता हूं अभी मेरे पास में टाइम क्या चल रहा है। चलिए, मेरे पास में अभी थोड़ा सा समय है, तो मैं कुछ और बातें आपको इस चैप्टर की बता देता हूं। तो आप ये मान के चलिए कि 4+1 आपके पास में जो 5 मार्क्स से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 7/35। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका बहुत अच्छा तैयार हो गया होगा कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, क्योंकि ये इसकी जगह गया और ये इसकी जगह गया, तो द्विविस्थापन होगा। विस्थापन में क्या हुआ था? केवल विस्थापन में तो देखिए ऐसा हुआ था। देखिए मैं विस्थापन को आपको एक बार यहां बताता हूं फिर से। देखिए ये विस्थापन में क्या हुआ था? विस्थापन में तो केवल इतना हुआ था कि ये CuSO4 आपने लिया था कॉपर सल्फेट, और ये Fe था। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हुआ कि ये है ना, ये Fe ने जो है इस Cu का प्लेस लिया था, तो यहां ये हो गया था FeSO4 प्लस Cu। तो ये केवल एक बार आपका विस्थापन हुआ है कि Cu की जगह यहां आ गया Fe, तो FeSO4 प्लस Cu हुआ था, तो ये विस्थापन था। लेकिन यहां 2 बार ऐसा हुआ, ये इधर आया, ये इधर गया,
तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, द्विविस्थापन हुआ। और द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये जो उदाहरण है ये आप अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण में भी दे सकते हैं। और दोनों जगह आप कॉपर सल्फेट का यूज कर लीजिए, है ना। आपकी पुस्तक में यहाँ सोडियम सल्फेट लिखा है, तो आप सोडियम सल्फेट की जगह मेरी ये सलाह है कि कॉपर सल्फेट ले लीजिए दोनों जगह। तो उसका क्या एडवांटेज है कि आपको याद करने में आसानी होगी कि विस्थापन अभिक्रिया हो चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, हम कॉपर सल्फेट लेकर अभिक्रिया को करेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन पर बात करते हैं। इन अभिक्रियाओं के बाद में हम एक और प्रश्न ले लेते हैं कि इस पर टिप्पणी लिखी। ये भी 4 अंक में आ सकता है, टिप्पणी लिखी। पहली टिप्पणी आपको पूछ सकते हैं संक्षारण के ऊपर, और दूसरी टिप्पणी पूछी जा सकती है विकृत गंधिता पर। यह भी मेरे विचार से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष का। तो संक्षारण और विकृत गंधिता, तो 4 अंक का लिखा है, तो हम ये मान के चले कि 2-2 अंक दोनों के लिए हो सकते हैं। तो 2-2 अंक दोनों के हैं। और इसमें जो संक्षारण और विकृत गंधिता का ये जो प्रश्न है, जिसमें अब संक्षारण क्या होता है ना, लोहे पर जंग लगती है ना, तो वो संक्षारण का ही उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना हमारा संक्षारण का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, संक्षारण क्या होता है? जब भी कोई पदार्थ अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है, कोई भी पदार्थ हुआ, अगर वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो उसकी जो सरफेस है, उसकी जो सतह है ना, वो क्या होती है, ग्रेजुअली, मतलब जैसे उस वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे उसकी सरफेस का क्या होता है, क्षरण होने लगता है, संक्षारित होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं संक्षारण अभिक्रिया। तो संक्षारण मतलब ये है कि संक्षारण के लिए आप कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2-2 नंबर का ही 2 लिखना है। तो जब कोई पदार्थ अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है, आर्द्रता मतलब नमी, है ना, जो जैसे बारिश के बाद में जो वायुमंडल में जो नमी होती है ना, तो जब कोई पदार्थ अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है, उसके बाद का जो वातावरण है उसको हम कह रहे हैं आर्द्रता। तो जब कोई पदार्थ अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है, मतलब वो या तो वो एसिड के कांटेक्ट में आ जाए या वो पानी के संपर्क में आ जाए, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है, तो वो तो उसकी सतह का या सरफेस का क्षरण होने लगता है। अब आपकी पुस्तक ने तो इसको बहुत सरल तरीके से लिख दिया है कि जब कोई पदार्थ अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसका संक्षारण होने लगता है। तो इस घटना को तो उसकी सतह संक्षारित होने लगती है, तो इस घटना को हम कहते हैं संक्षारण। तो हम कह रहे हैं कि उसकी सतह का क्षरण होने लगता है, मतलब वो ग्रेजुअली ईटन बाय एसिड, मतलब वो ग्रेजुअली क्या होता है, ईटन मतलब वो खाई जाती है, सरल शब्दों में कहें तो मतलब उसकी सरफेस क्या होती है, खाई जा रही है। तो ग्रेजुअली ईटन जिसको हम बोलते हैं, तो ये संक्षारण हो रहा है। तो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसकी सतह का क्षरण होने लगता है, ये घटना हमारी कहलाती है, ये घटना संक्षारण कहलाती है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये देखो, इसका उदाहरण आप दीजिएगा, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। और मेरी एक सलाह, अगर आप जंग का सूत्र भी यहां लिख पाए तो ये बहुत अच्छा होगा, Fe2O3.XH2O। ये तो बहुत मजेदार हो जाएगा, मतलब बहुत इफेक्टिव आंसर हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, मत लिखिएगा, आप उदाहरण में लिख दीजिएगा लोहे पर जंग लगना। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न 1 नंबर में आपकी किताब में बनाया हुआ है कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर यही आप लिख दीजिएगा कि जंग से बचाने के लिए। ये आपका आंसर खत्म हो गया 1 नंबर में। और आप चाहो तो जंग का सूत्र लिख दीजिएगा, या आप चाहो तो ये लिख दीजिएगा कि जब लोहे की वस्तु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। तो ये आपका बहुत सारा इस तरह से बहुत ईजी हो जाएगा।
और संचारण का आपका ये 2 नंबर का उत्तर भी तैयार हो जाएगा। अब संचारण तो और भी कई तरीके, आप संचारण से बचाव के बहुत सारे उपाय हैं कि आप जो है उसको संचारण से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उस पर परत चढ़ा सकते हैं, अमलगम बना सकते हैं, आप मिश्र धातु बना सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत आसानी से केवल जरा सा, चूंकि हमें 2 नंबर में ही लिखना है, तो हम लिखेंगे कि जो इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना है और हम उसको आप पेंट करके संचारण से उसको बचा सकते हैं। तो ये उदाहरण देकर इस क्वेश्चन का उत्तर भी इसी संचारण में लिख दीजिएगा और क्वेश्चन भी बनाकर अपने मन में रखिए, कभी 1 नंबर में आए तो हम ये वाला लिख देंगे। अब संचारण के बाद में है विकृत गंधिता। ये भी 2 नंबर में हमारे पास में एक प्रश्न का उत्तर रेडी हो जाएगा। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब ये है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको भी 2 नंबर की कैपेसिटी में ही आपको लिखना है। जब क्या होता है, तेल या वसा, जैसे आप बाजार से सेव लेकर आए और बहुत समय तक खुले में पड़ी रहने दीजिए आप, क्या होगा, जब आप उसको खाने लगेंगे तो उसका स्वाद बदल जाएगा, उससे बदबू आएगी, मतलब उसकी गंध भी बदल जाती है, वो विकृत गंधी हो जाती है। विकृत गंधी मतलब खराब गंध वाली, मतलब जो उसकी स्मेल है वो बिगड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। खाने योग्य नहीं रहती वो, है ना, फिर खाने के लायक नहीं है, तो आप इसको बोल रहे हैं विकृत गंधिता। तो क्या है विकृत गंधिता? मतलब कि जब तेल या वसा युक्त या वसा वाली खाद्य सामग्री, बहुत कठिन शब्द अगर आपको लग रहा है तो खाने पीने की चीजें, जैसे सेव आदि लिख लेना, चिप्स आदि लिख लेना, आप बहुत इजी कर दीजिए उसको। जब हम खाने की ऐसी चीजें जो तेल या वसा वाली, चिप्स, सेव आदि लाते हैं, जैसा भी को लंबे समय तक खुला रख देते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है और उनका गंध व स्वाद बदल जाता है। गंध भी बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है। वे खाने योग्य नहीं रहती। जो आपको याद रह जाए एग्जाम में वो लिख दीजिएगा, वे खाने योग्य नहीं रहती, है ना। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये आपकी विकृत गंधिता हो गई कि जब तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को क्या करते हैं, लंबे समय तक खुला रख देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो उनका गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। मैंने जानबूझकर ये ऑक्सीकरण शब्द यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आपका एक साइंटिफिक आंसर रेडी हो जाएगा कि एक्चुअली हमको ऑक्सीजन से ही बचाना है उसको। अगर आप चाहते हैं कि तेल या वसा जैसे चिप्स है ये अगर आपके सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण से बचाना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन से बचाना पड़ेगा। तो अब इसको विकृत गंधिता से बचाने के उपाय के रूप में भी आपको थोड़ा सा लिखना चाहिए कि इसको इससे बचाव के लिए आप लिख सकते हैं उसको एयर टाइट डिब्बे में रखकर, है ना, एयर टाइट डिब्बे में रखकर। दूसरा, प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, है ना, कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं, मिला देते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, ये सामग्री ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। अब एक तीसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं और वो एक प्रश्न के साथ हो जाएगी, है ना। तीसरा आप लिख सकते हैं, थोड़ी सी मेरे पास में जगह की कमी पड़ रही है तो मैं ऊपर चले जाता हूं यहां पर। ओके, अब ये आपका हो गया। तीसरी बात मैं यहां लिख देता हूं। आप एग्जाम में अगर ये 3 बातें लिख देते हैं, है ना, तो यहां चिप्स के पैकेट में कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भरकर, अब ये नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, वो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को संपर्क में इसके नहीं आने देगी। किसके? खाद्य सामग्री के संपर्क में ऑक्सीजन को नहीं आने देगी।
तो उसमें आप नाइट्रोजन भर दीजिए। तो क्या होगा, नाइट्रोजन एक कम सक्रिय मतलब लगभग अक्रिय गैस है, तो वो क्या करेगी, ये वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वो चिप्स को जो है विकृत गंदी करने वाली थी, उसका ऑक्सीकरण करने वाली थी, उसको ये रोक देगी। तो चिप्स के पैकेट में कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन भरकर आप, तो अब ये प्रश्न आता है कि उसमें नाइट्रोजन क्यों भरते हैं। तो आप जो चिप्स के पैकेट आपने देखे बड़े फूले फूले से रहते हैं, तो आप बताना कि उसमें क्या करते हैं कि उस चिप्स के पैकेट को जब तैयार किया जाता है तो उसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। तो वो नाइट्रोजन क्या करती है, देखिए एक बात समझ लीजिए, विकृत गंधिता का जो कारण है वो क्या है, ऑक्सीकरण होना। तो अब आपको विकृत गंधिता से बचाना है, तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाना है, तो क्या करना है, आपको ऑक्सीजन को उसके पास आने से रोकना है। तो आप एयर टाइट डिब्बों में बंद कर दें, एक ये हो सकता है। आप प्रति ऑक्सीकारक मिला दें, और एक ये भी तो हो सकता है कि आप उसमें नाइट्रोजन भर दीजिए। तो वो जो ऑक्सीजन है वो अब नाइट्रोजन के कवच की तरह उस तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री को बचाए रखेगी और ऑक्सीजन का उस पर प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम जो है चिप्स के पैकेट में या इस तरह की जो खाद्य सामग्री होती है उसमें नाइट्रोजन जो है वो भर देते हैं। तो ये आपका, ये जो मैंने दो नंबर के जो उत्तर बताए आपको, आप इसमें जितना याद रहे उतना लिख दीजिएगा, ठीक है, जितना और सरल करके आप लिख दीजिएगा, तो आपका ये यहां से भी आपके 4 अंक आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की जो आपकी पढ़ाई है आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे। तो आप हमसे, आज 8 तारीख है, तो 10 तारीख मतलब 10 अप्रैल को हम लोग सवेरे 7 बजे फिर क्लास लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारी 12th फिजिक्स की क्लास होगी सवेरे 7 बजे।